नाज़रीन, कश्मीर जन्नत नज़ीर हमारे दिल के है करीब। सैयद अली गिलानी ये नारा लगाते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ 5 अगस्त को पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 यानी आज के ही दिन एक सदारती हुक्मनामे में मोदी हुकूमत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने जैसा घिनौना इकदाम किया और इस दफात को मनसूख करने का इकदाम किया। 5 अगस्त 2019 के बाद मोदी हुकूमत हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों RSS के देरीना मुतालबे को पूरा करने के लिए हिंदुस्तानियों को कश्मीर में आबाद करने की राह हमवार करने की साजिश कर रही है। मुसलमानों को अकलियत में तब्दील करने और किसी भी रेफरेंडम के नताइज को मुतासिर करने के हतमी मकसद के साथ आबादियाती तब्दीली भी की जा रही है। कश्मीरियों के खिलाफ मजालिम की इंतहा हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 तक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गईं। जून 2022 तक 98 मावराए अदालत कत्ल, 515 कश्मीरी शहीद, 33 खवातीन बेवा, 82 बच्चे यतीम, 2172 लोग जख्मी मुतासिर हुए। 2014 से हिरासत में तशद्दुद से अब तक 30,000 से ज्यादा अफराद को बदतरीन किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। यहां पर बात करेंगे हम इसी हवाले से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे तज्जिया लेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे साल का दिन है जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों का गला घोटा। क्या कहेंगे इस बर्बरियत पर, इस जारहियत पर? जी, शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी जी। देखें, इसकी थोड़ा सा हमें आई थिंक इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एक तो ये देखें कि एक तो जिस हम दौर में रह रहे हैं ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का दौर है, यानी कि अब दुश्मन से कांटेक्ट किए बगैर दुश्मन को पसपा करना। तो इस वॉरफेयर के अंदर जो उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर उसकी 3 बेसिक चीजें हैं। पहली चीज होती है उसकी किसी मुल्क को मीडिया वॉरफेयर के में एंगेज करना, मीडिया वॉरफेयर के अगेंस्ट एंगेज करना। दूसरी जो है वो पॉलिटिकल वॉरफेयर है जिसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्रिएट कर दी जाती है और एक पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं जो कि अनसेटल्ड होते हैं या अनसेटलिंग होते हैं। और तीसरी जो है वो दैट इज अ लॉ वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कश्मीर को राइट फ्रॉम द डे वन एक लीगल वॉरफेयर का हिस्सा समझता हूँ कि इंडियन ने इसको हमेशा से एक इस प्लैंक के ऊपर रख के इसको दुनिया को पेश करने की कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है कि इंडिया जो है वो उसका लेजिटिमेट हिस्सा है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन अगर आप देखिए तो इंडिया जो कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाहिद वो इलाका है दुनिया का जिसके ऊपर बहुत सारे कानून बने, जिसके ऊपर यूएन के अंदर सबसे ज्यादा, इसके ऊपर और पैलेस्टीन के ऊपर यूएन के अंदर बहुत सारी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखें तो जो इंडियन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं वो मैक्सिमम अगर किसी स्टेट के ऊपर आए हैं, उसके मामलात के ऊपर आए हैं, तो वो कश्मीर की स्टेट है, इंडियन हेल्ड कश्मीर की स्टेट है, यानी ओवर 50 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं। इसी तरह अगर आप देखिए कि ये एक्चुअली ये जो जिस अभी आपने जो आर्टिकल 370 की बात की और आपने 5 अगस्त की बात की, इसकी एक हिस्ट्री है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमें इस हिस्ट्री को और हमें इस वॉरफेयर को आई थिंक लीगल फ्रेमवर्क में अब लड़ना पड़ेगा। हमें इसका लीगल केस बना के और इसको इन जो इंडियन ने इंजेक्शंस की हैं या जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अब एब्रोगेशन की है, हमें इसको ये जो लीगल केस आपकी बात बिल्कुल बजाय और डेफिनेटली जो हिस्ट्री आप शेयर करें, जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, उनकी हकीकत है। ये जो लीगल केस की आप बात करें इसको कहां पेश किया जाए? अगर देखा जाए इस खिते की बात की जाए तो आलमी ताकतें भी शायद यही चाहती हैं, जो अब तक कश्मीर में आजादी मुसलमानों को नहीं मिल सकी। भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं, नो डाउट भारत की नफरत और जारहियत बर्बरियत उसमें है और जो पाकिस्तान से दुश्मनी है वो सरे फहरिस्त है, लेकिन जो आलमी ताकतें हैं वो भी शायद यहाँ पर इस खत्ते में अमन होता नहीं देखना चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि ये दोनों मुमालिक आपस में भिड़े और कश्मीर का जो मुद्दा है या जो मसला है वो इसी तरह से अनसॉल्व्ड रहे। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल ठीक है। मेरा लीगल केस से कहने का मतलब ये था कि हमें इसके लीगल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा जिसको हमने आज तक नहीं समझा। देखिए, जो आर्टिकल 370 है वो स्पेशल स्टेटस देता है और वो आर्टिकल जो है वो 1954 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशली पर्टिकुलरली जो 35A है इसको इंसर्ट किया गया था 54 में। 370 तो उससे पहले से एग्जिस्ट करता था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि 2019 के अंदर
जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये प्रोनाउंस करने के लिए तैयार थी कि जो 370 है वो बहुत अरसे से, क्योंकि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है और स्पेशल स्टेटस में उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अपना फ्लैग और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो उसको ग्रांट करता था। तो अब इंडियंस ने, जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट इसको परमानेंट करना चाह रही थी तो आउट ऑफ अ सडन जो मोदी गवर्नमेंट है उसने इसको एब्रोगेट कर दिया। अब हमें देखना ये चाहिए कि हमें ये जो 35A जिसका आप जिक्र कर रही थी, 35A में जो सिटीजनशिप है उसको डिफाइन किया जाता है कि इंडियन हेल्ड कश्मीर का सिटीजन कौन होगा। अब जो रेफरेंडम को अगर आप लिंक करें, आप हिस्ट्री को लिंक करें, आप वॉर को लिंक करें, तो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंडियन जो मोदी गवर्नमेंट है उसने वॉरफेयर, इस पे जितनी भी जंगें हुई हैं उनको, इसकी हिस्ट्री को, और जिस पे ये एक्सेशन साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको ला के उसने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर डाल के उसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये चाहिए कि हम इसको समझते हुए इस जो पॉइंट है इसको हम जो है पूरी दुनिया के सामने लेके जाएं। अब यूनाइटेड नेशन में तो बहुत सारी रेजोल्यूशंस हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम अपना इसका जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसकी बेस पे हम करते हुए इसको हम पूरी दुनिया को बताएं। हम रशिया को, रशियन हमारे जो न्यू इमर्जिंग रीजनल फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम ये इशू खड़ा कर सकते हैं, उनको इस पे अलाइन कर सकते हैं। हम EU के साथ जा सकते हैं, हम अमेरिकन USA के साथ इस इशू को हम दोबारा से कर सकते हैं, और साथ साथ हम UN में दोबारा से जा सकते हैं कि जी ये जो एब्रोगेशन है 370 की, जिसकी वजह से एक स्टेटस चेंज हुआ है, और 35A की जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, ताकि कल को अगर कोई रेफरेंडम होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें क्लियर कट जो मेजोरिटी है, जो कश्मीर है वो दैट सीज टू बी अ मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, उसकी जगह वो एक हिंदू स्टेट हो जाए। तो आई थिंक इसको हमें एक होलसमली एक पूरी एफर्ट करके इसको हमें अब प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। मैं साथ साथ भारत के रवैये पर भी बात करना चाहती हूँ। लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से आपने बात की, भारत ने इस पूरे अरसे में सर वो हर हरबा इस्तेमाल करना शुरू किया जिससे कश्मीरियों का इस्तेसाल हो। जनाजे तक वहां पर नहीं होने दिए जा रहे हैं, सैयद अली गिलानी का जनाजा भी नहीं होने दिया गया। आखिर कब तक कश्मीरी भारत की ये मगरूरियत का शिकार रहेंगे इसी तरीके से? देखिए, भारत का जो माइंडसेट है या उसकी मेंटेलिटी समझने के लिए तो अभी कुछ दिन पहले जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं जो कश्मीर में गए और वहां पे उन्होंने एक तकरीर की, अगर आप उसको देखिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखिए, तो वो सब कुछ बहुत क्लियर हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि अमरनाथ बाबा, जो उनका एक 4000 मीटर के ऊपर उनका जो एक मंदिर है कश्मीर हिमालयास के अंदर, विच इज वेरी नोन, जहाँ पे वो उसकी यात्रा के लिए जाते हैं और हिंदू अपने पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, एनुअल पिलग्रिमेज के लिए। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता कि अमरनाथ जो है वो इस तरफ हो और शारदा जो है वो उस तरफ हो, तो हमने शारदा को अमरनाथ से मिलाना है। तो शारदा हमारी नीलम वैली के अंदर है, जो उनका शारदा का मंदिर है, और अमरनाथ जो है वो हिमालयास के अंदर इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर है। तो ये उनके माइंडसेट को बताता है। और अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो इनका माइंडसेट है वो इतना एक्सट्रीमिस्ट है कि आप उनके साथ कोई बात नहीं कर सकते, आप कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते। आप इस कश्मीर के मामले पे जो है वो म्यूचुअल स्टेट की जो नेगोशिएशंस है या जो डिप्लोमेसी है, आई थिंक उसको इमीडिएटली जनरेट करना या हमारे जो जज्बात हैं, हमारी जो मोहब्बत है कश्मीर के लिए, ऑब्वियसली हम एक जज्बाती कौम है और कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, होता चला आया है, उसके लिए हम तमाम लोग दर्द दिल भी रखते हैं। लेकिन भारत का जो ये इकदाम है इसके खिलाफ क्या हमने किया है सिवाय इसके कि आज का दिन हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मना लें? इस मसले का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रोंदने के लिए भारत हर घिनौनी कार्रवाई कर रहा है और करता चला आया है। जी, मैं यही कह रहा था कि देखें, जो मैंने पहले लीगल की बात की थी वो यही कह रहा था कि खाली सेमिनार्स करने से, खाली एजिटेशन करने से, अखबारों के अंदर इसके इश्तिहार देने से ये नहीं होगा। अब हमें कंक्रीट स्टेप लेने पड़ेंगे, और कंक्रीट स्टेप इस वक्त जो 21st सेंचुरी की दुनिया है उसके अंदर वो लीगल स्टेप्स हैं, और लीगल स्टेप्स लेने के लिए इंटरनेशनली लीगल स्टेप्स और डोमेस्टिकली लीगल स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। उसके लिए हमें जो इंडिया ने एब्रोगेशन की है और उसकी जो बैकग्राउंड है जिस वजह से एब्रोगेशन की है, आई थिंक हमें उसे टेकअप करना पड़ेगा इन ऑल फोरम्स। और क्योंकि आप अभी जब पहले बात कर रही थी तो इंडिया हमारी ये बात सुनने को ज़ाहिर है कभी भी तैयार नहीं होगा, तो हमें जो बाकी रीजनल प्लेयर्स हैं, जो रीजनल, क्योंकि ये
मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमें हर पोल के पास जाना पड़ेगा। हमें ये इस कश्मीर के मामले को इंटरनेशनल भी करना पड़ेगा और रीजनल भी करना पड़ेगा। रीजनल के लिए हमें आई थिंक इसको हमें एक ऐसे लेवल के ऊपर बिटवीन दी स्टेट्स जो है हमें इसको SCO की मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, रशिया और रीजनल प्लेयर्स भी आते हैं। तो आई थिंक हमें इन मामलात को अब उन लेवल्स पे भी लेके जाना पड़ेगा। और जहाँ तक ये देखिए कि जो हिंदू मेंटेलिटी और स्पेशली RSS की मेंटेलिटी और BJP की मेंटेलिटी है वो तो दैट इज वेरी क्लियर। नागपुर में जब उनका जलसा होता है इंडिया में तो वो उधर उनका कोई जो है वो कोई अपना देवता या बाकी जगहों पे आप देखिए जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एनुअल जो कॉन्ग्रेगेशंस होती हैं तो उसमें उनका कोई ना कोई जो उनका आइडल है उसको उन्होंने रखा होता है। लेकिन नागपुर के अंदर जब उनकी कन्वोकेशन होती है तो उसके अंदर इंडियन मैप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि RSS जो है वो मैप को पूछती है और वो मैप जो है वो अखंड भारत का मैप है। तो इस मेंटेलिटी के साथ जब आपने डील करना है, इस फैशिज्म को डील करना है, तो आई थिंक आपको जो सारे स्फेयर्स हैं उन पे डील करना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली द लीगल एस्पेक्ट के जो मोदी की गवर्नमेंट है वो इसको ये लीगलाइज कर रही है, दुनिया को ये बता रही है कि इट इज माय इंटरनल लीगल अफेयर। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जो सलूक या रवैया जो जुल्म सितम हो रहा है और जो भारत की कारस्तानी उस पर आप एक डिटेल ब्रीफ तज्जिया सामने रख रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे, सामने रखेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, अगर कोई स्पेशल पर्सन है तो ये उसके लिए जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप में हौसला है, हिम्मत है और कुदरत वाले ने आपको ऐसी चीजें अता कर रखी हैं जो किसी और के पास नहीं है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। टेक्सला से ताल्लुक रखने वाले सैयद उमैर एक स्पेशल पर्सन है, बहुत ही स्पेशल इंसान है। उन्होंने बचपन से ही मुश्किलात का सामना किया मगर अपनी हिम्मत और हौसले से हर मुश्किल को आसान बनाया, हर मुश्किल को नाकाम बनाते हुए अपने अंदर मौजूदा सलाहियतों को मनवा लिया और आज ये बात दुनिया भी जानती है। आज वो कामयाबी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन चुके हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। 30 साल उमैर को एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी जिस्म की हड्डियां मुड़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम निकाला। आपके हौसले और हिम्मत को तो सबसे पहले दाद देते हैं और यकीनी तौर पर आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल हैं, एक मिसाल हैं। अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम सैयद है और मेरा टेक्सला से ताल्लुक है। मेरी जो डिजीज़ है उसको एस्ट्रोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें बॉडी बोन्स जो है जो होती हैं बार बार टूटती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी वीक हो जाती हैं कि ज़रा सा भी आपको कोई मूवमेंट हो आपकी बॉडी में तो वो टूट जाती हैं, उसके बाद मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही एक पेनफुल टाइम होता है उस वक्त बंदा। लेकिन 18-20 साल तक मैंने इसी के साथ हुआ है कि अब बस वक्त के साथ साथ काफ़ी बेहतर हुआ है। उसके बाद मैं अब IT फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद IT फील्ड को ज्वाइन किया। 6-7 साल से मैं IT फील्ड में काम कर रहा हूँ। सोशल वर्कर कर रहा हूँ, एज अ टीचर IT टीचर काम कर रहा हूँ। मेरी IT अकेडमी है और स्पेशल पर्सन को भी बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो अब मिशन है वो है कि स्पेशल पर्सन को एक इंडिपेंडेंट और एम्पावर बनाया जाए, उनकी लाइफ में बेहतरी लाया जाए एज पॉसिबल एज जैसे हमारी कंट्री में तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी या इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूट स्पेशल पर्सन के लिए है नहीं। तो मेरा अभी जो मिशन है मैं स्पेशल पर्सन के लिए काम कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली उमैर कि स्पेशल पर्सन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जैसे आप काम कर रहे हैं उसके लिए तालीम एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो डेफिनेटली आपकी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा होगा, उन्होंने आपकी तालीम पर तवज्जो दी, तभी तो आप ऐसा सोच रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। हमारे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें इस बात को समझना होगा कि स्पेशल पर्सन होना किसी बच्चे का कोई मसला नहीं है। अगर आप उसको एजुकेशन एंड स्किल ये दोनों चीज़ें अगर उसको आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका बच्चे को भी डिसेबिलिटी या कोई इस किस्म की फील ही नहीं करेगा। मेरी मदर का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं एक गांव में रहता था,
वहाँ पे कोई एजुकेशन फैसिलिटी तो अवेलेबल थी नहीं, स्पेशली आप अगर 20 ईयर बैक चले जाएं तो फिर तो बहुत ही एक अजीब सा सिनेरियो था। लेकिन जो हमेशा कोई ना कोई वे होता है। मेरी मदर ने मुझे फिर प्राइवेट टीचर अरेंज करके दिए, वो मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक घर आके होम ट्यूशन देते रहे। उसके बाद मैंने अपनी बस एग्जाम के लिए जाना होता था। सो इस तरह मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है। लेकिन आजकल के दौर में मैं कहूँगा कि एक क्लिक में आपके हाथ में चीज़ें आ जाती हैं। जब मैंने किया तो काफ़ी स्ट्रगल था, लेकिन आजकल तो आप बहुत सी सोर्स मिल जाती हैं कि आप स्किल भी हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं घर बैठे। इसीलिए मैंने तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया है मैंने अपनी ऑनलाइन एकेडमी बिल्ड की है। इसमें सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि कहीं से भी मुझे कोई स्पेशल पर्सन ज्वाइन कर सकता है। आपके पास ओनली इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। उनकी एजुकेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एजुकेशन होगी, स्किल होगी, तो आप इंडिपेंडेंट और एम्पावर होगे। आप आजकल तो घर बैठे बहुत सी फैसिलिटीज ऐसी हैं कि आप अर्निंग भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और अपनी स्किल पे काम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली उमेर, आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट रही होगी। आप एक स्पेशल स्कूल में गए होंगे, बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन रहा होगा, बहुत सारी तंगी का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। सोसाइटी की बात करना चाहूंगी, सोशली आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिंदगी में, और लोगों का जो रवैया है मैं जरूर उस हवाले से भी जानना चाहूंगी। सपोर्टिव तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा रहा। हमारी सोसाइटी में एक स्पेशल पर्सन को बिल्कुल एक अजीब से ही ट्रीट किया जाता है। अजीब सी बातें, उनके टर्न्स, उनकी नेगेटिव ही थॉट मिलती हैं। कहीं बाहर निकलें तो कोई किस नाम से आपको बुलाएगा, कोई क्या कहेगा, तो बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। लेकिन अब काफ़ी चेंज हुआ है, कुछ लोगों में अवेयरनेस भी आई है। और जाहिर बात है, जब बंदा कुछ अचीव कर लेता है, किसी मकाम पे पहुंच जाता है, तो लोगों की सोच, लोगों के रवैये खुद ही तब्दील हो जाते हैं। और अक्सर मुझसे ये भी पूछा जाता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोगों के रवैये और लोगों की जो सोच है उसका कैसे बदला जाए। तो आप खुद को बदलें। आपको देख कर आपकी जब आप दूसरों के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, तो लोगों की सोच, लोगों के रवैये खुद ही चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले आपको खुद को बदलना है, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आप मार्चे का सामना कर सकें, सोसाइटी का सामना कर सकें। और मैं पेरेंट्स को हमेशा ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में सर्वाइव करे, तो उसको सपोर्ट करें, उसको बाहर लेके जाएं। एक कमरे में लोग बंद कर देते हैं बच्चों को, बाहर नहीं लेके जाते कि लोग क्या कहेंगे, हमें ये फेस करना पड़ेगा, वो फेस करना पड़ेगा। सो ये सबसे गलत चीज़ है। आप बाहर जाएं, उनको अपने लोगों के अंदर लेके जाएं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, खुद साथ रहें। तो इस तरह से ही आप अपने बच्चों को एक बेहतर। बड़ी अच्छी बात है, आप ये सारी बातें जानते हैं। आपने कहा कि सेल्फ बिल्ड पर काम होना चाहिए, खुद को मजबूत करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमारी जिंदगी की महरूमियों का हमें बार बार एहसास जरूर दिलाते हैं। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली इस पूरे सफर में? एक टाइम था मेरी लाइफ का कि मैं बहुत फील करता था, इवन के शायद मैं ये कहूँ कि रोता भी था। लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना चीज़ों को समझ, जाहिर बात है इतना आसान नहीं होता ये, हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है, किसी की लाइफ भी आसान नहीं होती है। लेकिन जब मैंने अपने आसपास देखना शुरू किया कि बहुत बुरे हालात में लोग लाइफ गुजार रहे हैं, जो लोग पैरालाइज हैं, इवन के ओनली आइज तक मूव नहीं कर सकते, उनको जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली, हौसला मिला। और सबसे ज़्यादा बात है जो बात होती है ना कि लोग सोचते हैं कि ये बच्चा तो अपनी फैमिली पे एक बर्डन रहेगा, सारी ज़िंदगी कैसे लाइफ गुजारेगा। तो शायद उन नेगेटिव थॉट्स ने, उन्हीं बातों ने मुझे थोड़ा हौसला दिया, हिम्मत दी कि मैंने सोचा नहीं, मुझे खुद को चेंज करना है। मैंने ये जो एक टैग है ना लगा दिया जाता है कि ये बर्डन है फैमिली पे, ये तो फैमिली में कैसे लाइफ गुजारेगा, सर्वाइव कैसे करेगा, छोटा सा है, अजीब अजीब सोचें। सो वो नहीं चीज़ों ने शायद मुझे इतना मजबूत कर दिया कि मैंने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी, अपनी एजुकेशन को मुकम्मल किया, अपने आप को स्किल भी किया। फिर नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, फिर मैंने अब ये सोचा कि जब मैंने हासिल कर लिया तो ज़रूरी अब ये है मेरी जिम्मेदारी बनती है स्पेशल पर्सन कि मैं दूसरों को भी आगे लेके जाऊं, उनके लिए भी कोई ऐसे मौके बनाऊं कि वो भी मेरी तरह एक अच्छी और रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकें। बहुत शुक्रिया सैयद उमैर, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपके लिए बहुत सारी दुआएं ज़िंदगी में, आप जो भी काम करें आपको कामयाबी मिले। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान।
वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से जो कि मुसलसल तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं। वफाकी काबीना ने ममनुआ फंडिंग के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल आर्टिकल 2002 के तहत कार्रवाई करने और पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें PTI ममनुआ फंडिंग केस के फैसले की रोशनी में आइंदा का लाहा अमल और उस पर मुशावरत की गई है। वफाकी काबीना ने इमरान खान और दीगर क़यादत का नाम ECL पर डालने की मंजूरी नहीं दी। ताहम हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। और मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते थे कि उन्होंने कहा कि इमरान खान का 2019 के गोशवारे निकलवाएं। आर्टिकल 62(1)F के तहत ना ये सादिक है और ना ही अमीन है। इमरान खान न्याजी ने जो भी गोशवारे जमा करवाए उसमें झूठ बोला। 2019 के गोशवारे निकालकर तोशा खाने के तहाइफ चेक किए जाएं। इसी हवाले से बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल वफाकी काबीना के इजलास में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं। ये तमाम पार्टियों का मुत्तफिका फैसला है कि मुल्क की बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए। देखिए, मैं समझती हूँ कि लॉ शुड टेक इट कोर्स। जो भी कानून है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। जो अहम चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो ये पोर्ट्रे करते थे कि वो सबसे ऑनेस्ट हैं, वो सादिक व अमीन है, वो चीज़ जो है वो गलत प्रूव हो गई है। इमरान खान साहब ने अपने ऊपर जो एक लुकबादा चढ़ाया हुआ था, जबकि उनका माजी भी सबके सामने है, जो जिस तरीके से उनकी मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आते रहे करप्शन के, वो भी सामने है। लेकिन अब एक चीज की तौसीक हो गई है कि वो सादिक व अमीन नहीं रहे। अब क्यों, मैं समझती हूँ कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। जो कानून है उसके मुताबिक हर शख्स पे उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से बाकी लोगों पे होती है, पाकिस्तान के आम शहरियों पे होती है। अगर किसी ने जुर्म किया है, उसका जुर्म साबित होता है, ये पता लगता है कि उसने झूठे सर्टिफिकेट जमा कराए, ये पता लगता है कि गैर जो है वो कानूनी ज़राए से रकम आई है, ये पता लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पता लगता है कि चंदे की रकम जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो मैं समझती हूँ कि उस पर बिल्कुल कानून को, जो कानून के मुताबिक फैसला है वो लेना चाहिए, उस पर सबको मुत्तफिक होना चाहिए। साहिबा, फवाद चौधरी का भी स्टेटमेंट सामने आया है, मैं शेयर करूंगी। वो कहते हैं कि अपने कद और हैसियत के मुताबिक बात करें। कहते हैं कि 155 सीटों वाली जमात पर कम सीटों वाली जमातें पाबंदी लगाएंगी। देखिए, मैं समझती हूँ फवाद चौधरी के मैं स्टेटमेंट पे बात करना भी मुझे जो है ना जायका खेज लगता है। पहले वो अपना कद तो डिटरमिन करें, यानी उनका कद कहाँ से शुरू हुआ, कितनी पार्टीज उन्होंने चेंज की, उनकी अपनी क्या कोशिशें वो करते रहे इलेक्शन, यानी ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव से पहले भी वो तो अपने लिए हर जगह पे कोई जगह बनाने की कोशिश करते रहे। और अब जिस किस्म के वो बयान देते हैं, ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स है, ये आवाम को कितना गुमराह कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि जिस किस्म की ये गुफ्तगू करते हैं, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वही अल्फाज में उनके लिए इस्तेमाल करूँ तो तब भी मुझे शर्मिंदगी होती है। मगर मैं ये कहूँगी कि अपना कद जरूर नापें। आप अपना कद नापेंगे, इखलाकी मेयार पे परखेंगे, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। सहर साहिबा, आप तमाम जो दीगर जमातें हैं, आप समझ रही हैं कि उनमें सियासी हम आहंगी है, एक पेज पर है, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि वफाकी काबीना तहरीक इंसाफ के कायदीन बशमूल इमरान खान साहब का नाम अब BCL में डाला जा रहा है, डालने जा रही हैं, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो सका। तो सब लोग एक पेज पर है इस वक्त। देखिए, वफाकी काबीना हो या कोई मीटिंग हो, उस पर तमाम जो नुकात हैं वो सामने ज़ेरे बहस आते हैं, डिस्कस होते हैं और देखा जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत कब है। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा तहम्मुल देखना चाहिए कि अगर ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि उनका नाम ECL पे डाला जाए तो डालना भी चाहिए, और अगर ज़रूरत नहीं पेश आती तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं। हमें तो पाकिस्तान की अदालतों पे, पाकिस्तान के कवानीन पे पूरा एतमाद है। अब जो है ये अदालतें हैं, उन्होंने भी अपना जो है वो एतमाद साबित करना है। तो ये मेरे ख्याल में जो काबीना के फैसले हैं, ये बहुत सारे अवामिल उनके सामने होंगे जो शायद अभी मेरे या आपके सामने नहीं है, तो उनके फैसले पे हमें एतमाद करना चाहिए।
सर साहिबा, कल ही इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस दायर किया गया है, जिसमें तोशा खाने के छोटे छोटे तहाइफ का जिक्र किया गया है, घड़ियां हो गई, टी सेट हो गए, छोटे मोटे कालीन हो गए, इमरान खान साहब आप पर, दीगर जमातों पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात लगाते हैं। अब आप उनके खिलाफ ये छोटे छोटे चार्ज लगा रहे हैं। आप समझती हैं कि इस रेफरेंस पर इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में जवाब तो आपने दे दिया। इमरान खान साहब इल्जामात लगाते थे, यहाँ पे शवाहिद मौजूद हैं, ठीक है ना। जो अगर तोशा खाना के छोटे छोटे इसको आप जुर्म समझती हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बड़े जुर्म भी हैं कि इमरान खान साहब ने अपने साथ सर्टिफिकेट तो रखा था सादिक अमीन का, लेकिन उन्होंने तोशा खाना भी नहीं छोड़ा, तहाइफ भी नहीं छोड़े, और ये भी नहीं सोचा कि जो है हमारे जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उन पे भी कुछ उसका असर हो सकता है। और फिर इसके बाद मैं कहती हूँ कि छोटे बड़े तमाम जुर्म, तमाम गुनाह सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो एक फैसला सामने आया है वो भी आंखें खुलने के लिए काफी है। फिर इसके अलावा बड़े बड़े केसेस मौजूद हैं, जैसे जो है वो मारिन जब्बा का केस है, जैसे जो है वो शावर मेट्रो का केस है, जैसे जो है वो बाकी स्कैंडल्स हैं जो दवाइयों के उसके अंदर जो है वो करप्शन है, जिस खाद और गंदम में करप्शन है, वो सारी चीजें हैं। जिस तरीके से जो है वो जो है रकम बाहर से मंगाई गई, जिस तरीके से जो है अपनी जायदादें बनाई गई, जिस तरह से जाती फवायद हासिल किए गए, अपना जाती घर रेगुलराइज कराया गया, अपने नाम जो है वो प्लॉट ट्रांसफर किए गए, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर पैसा कमाया गया, वो सब चीजें सामने तो जो है सब सामने आएंगी। एक बात जो मैं समझती हूँ कि जो अहम है कि अब इमरान खान के जो एक उसने रस्म डाली थी ना, वो चोर चोर चोर, अब इमरान खान न्याजी चोर, वो अब लोगों की लबों पे आ गए। ये किसी किस्म का खौफ सहर साहिबा है, मतलब कि कोशिश की जा रही है, आपकी बातों से भी ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बाहर रखने का इरादा रखती हैं सियासी जमातें, का ये खौफ तो नहीं है कि पीटीआई आएगी और बाजी मार जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझती कि जो है तमाम हक़ाइक़ खुलने के बावजूद के बाद जो है इस किस्म का कोई खौफ क्यों होगा। देखिए, हम सियासी जमातें हैं, हमारी एक जो है वो लंबी तारीख है और हमने हर हालत के अंदर जमहूरी रिवायात की पासदारी की है, और हम नहीं समझते कि किसी जमात को बाहर रखने या अंदर रखने से हमारी अपनी जो है उसके ऊपर कोई जो पोजीशन है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई जो है हमें नुकसान हो सकता है। अगर मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जलसे करके लोगों को उकसा के शोर मचा के वो इलेक्शन में वोट भी ले सकते हैं, नहीं, वो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। अभी भी आप ये देखेंगे पंजाब के अंदर 20 सीटों में से अपनी 15 सीटें उन्होंने जीती हैं, तो यानी पहले वाली जो 20 थी उनमें से 5 कम ही हो गई ना। तो ये चीजें मतलब ये कि अब शोर मचाना अलग है, और जब ये अब तमाम हक़ाइक़ लोगों के सामने है और ये पता चल गया है कि वो सर्टिफाइड सादिक अमीन नहीं रहे, बल्कि वो एक सर्टिफाइड जो है खुर्द भी उन्होंने की, चंदा खैरात के पैसों में भी मिस अप्रोप्रिएशन है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, और फॉरेन फंडेड उनकी जमात है। तो ये तो मैं समझती हूँ कि ये देखना है कि इमरान खान साहब जो है उनका एजेंडा क्या था, किस एजेंडे के तहत उन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह किया, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसकी सोशल फैब्रिक को पाकिस्तान के वो तबाह किया, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को की मईशत को तबाह किया, खारजा पॉलिसी पे को दर्द पहुंचाने की कोशिश की, हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को खराब किया, इंतजामी मामला को खराब किया, तो कुछ तो होगा ना कि ये तो देखना पड़ेगा कि इनको फंड कौन कर रहा था और मकसद क्या थे। अच्छा, खान साहब मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आप लोगों के साथ मिला हुआ है, क्या कहेंगी आप इस पर? बात ये जिनका रोज बयान बदलता हो, यही इमरान खान साहब कहते थे कि उन्होंने खुद सिलेक्शन की है, बयान उनका सार साहिबा बदलता है, लेकिन बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसने ये बात साबित भी कर दी है। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना वो एक चीज पे तो बिल्कुल मैं कहूँगी बिल्कुल महारत रखते हैं, झूठ बोलने पे। यानी अब अगर जायजा लिया जाए तो कहाँ थी वो 1 करोड़ नौकरियां, कौन सी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनी, कौन सी गवर्नर हाउस में लाइब्रेरियां बनी, कौन से जो है वो गरीबों को घर मिल गया है, कौन सा वो जो है वो एक माशी इनकलाब लिया है, कौन से उन्होंने खुदकुशी की, कर्जा नहीं लिया। यानी आप मुझे बताइए ना कि क्या कोई ऐसी बात, कौन से उन्होंने 111 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, कराची को 1 रुपया भी दिया हो। तो मतलब ये तमाम बातें, वो जितनी बातें करते हैं वो झूठ बोलते हैं, मुसलसल झूठ बोलते हैं। हाँ, ये कुड बी
गुड स्पीकर कि हाँ जी वो झूठ बोलते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए, और जो लोग उनको सुनते हैं वो जो है वो उनकी झूठ के परसट सुनते हैं। तो मैं कहती हूँ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को शऊर आएगा, लोग देखेंगे जब वो जायजा लेंगे कि इमरान खान साहब की 2014 की झूठ कौन से थे। साहिबा, लोगों के शऊर आने तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों का क्या होगा, यहाँ पर ये भी तो सवाल है। देखिए कि मैं तो बिल्कुल समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के सामने जहाँ भी मुकाबला हुआ है पीटीआई ने अपनी नशिस्त हारी, उन्होंने अपनी नशिस्त हारी, तो हमें तो कोई खौफ नहीं है। अच्छा, ईसीएल में नाम डालने का फैसला हो सकता है मुस्तकबिल में खान साहब का, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए ये चीजें जो है डिपेंड करती हैं कि अगर ये इस बात का अंदाजा हो कि इमरान खान साहब जो है वो फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं और उनके जुर्म संगीन है और उनकी हाजिरी यकीनी है, तो हो भी सकता है। वरना ये कि मतलब जो मुल्क के अंदर कानून है और उसके मुताबिक जो है वो अमल होगा, और जो मुजरिम है वो तो बिल्कुल कानून के दायरे में आएगा, उसके फरार के रास्ते नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का। हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ऑर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द, सोजिश और सख्ती यानी कि स्टिफनेस का ये आर्जा है। ऑर्थराइटिस का मर्ज हड्डियों के जोड़ को मुतासर करता है और अगर इसकी बर वक्त तशखीस ना की जाए तो जोड़ इस हद तक मुतासर हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात नौबत माजूरी तक आ जाती है और सर्जरी करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मर्ज पूरी दुनिया में आम है, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि इससे मुतल्लिक अवेयरनेस या मालूमात का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है, जिसके बायस अमूमन जोड़ों के दर्द को काम की ज्यादती तस्वुर करके नजरअंदाज कर दिया जाता है और मर्ज बहुत बढ़ जाता है। हालांकि अगर इसको इब्तदाई मरहले में तशखीस किया जाए, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए, इस पर काबू पाया जाए तो ये इसकी जो शिद्दत है वो कम हो सकती है। दूसरा, जो लोग खेल से यानी कि स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं उनको भी हड्डियों के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और इससे पहले ये हो रहा था कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे प्लेयर्स को या जो भी जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है उनको अब्रॉड जाना पड़ता था अपने ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अब फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमारे पास इतने केपेबल डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर सर्जरी कर रहे हैं और सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। बात करवाएंगे जनाब आपकी, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेट पर डॉक्टर उमर बट जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे रीजंस जानना चाहूंगी इसकी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मल्टीपल रीजंस हैं एल्डरली पेशेंट्स में और यंग पेशेंट्स में आर्थराइटिस के। एक तो नेचुरल एज रिलेटेड है कि एक इंसान की एज बढ़ती जा रही है, जिस तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने जोड़ों को इस्तेमाल कर करके उनके कार्टिलेज को वेयर ऑफ कर देता है, इस प्रोसेस को कहते हैं आर्थराइटिस। और एक दूसरा कॉज होता है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि किसी इंसान की हड्डी टूटी और वो हड्डी गलत जगह जुड़ गई, जिसकी वजह से पोस्ट ट्रोमेटिक आर्थराइटिस होता है कि हड्डी टूटने के बाद कार्टिलेज डैमेज हुआ और एज से स्लोली ग्रेजुअली 2, 4, 5, 8 साल में उसको आर्थराइटिस हो गया। और तीसरा गेंठिया की बीमारी जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, ये भी एक कॉज है जिसके अंदर पेशेंट का आहिस्ता आहिस्ता जोड़ खराब होने लग जाता है। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर अगर हम लेकर आए तो ये 3 कॉमनेस्ट कॉज हैं। एक नेचुरल एज रिलेटेड जिसके अंदर जेनेटिक्स भी एक किरदार अदा करता है कि अगर फैमिली मेंबर्स में किसी को आर्थराइटिस है तो रिस्क हो सकता है उसका। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करता, ओवरवेट पेशेंट है, उसका वजन बहुत ज़्यादा है तो जोड़ों पे जोर ज़्यादा पड़ रहा है। और जिस तरह मैंने बताया कि बाकी 2 कॉज। अगर आपकी जेनेटिकली आपकी फैमिली में ये चीज़ ट्रैवल कर रही है तो हमें ऑब्वियसली इस चीज़ को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। अब कैसे हम कर सकते हैं अगर फैमिली में चीज़ ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है तो कौन सी एहतियात हैं जो बरती जा सकती हैं कि आगे लेट एज में जाके या बढ़ती उम्र के साथ जो है वो मसाइल ना बढ़े? देखिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप अपना वेट ओवरवेट नहीं होते, आप डाइट को मेंटेन करते हैं, राइट टाइम पे स्लीप करते हैं, आपके सप्लीमेंट्स आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो द चांसेस विल गो लेस। ख़त्म नहीं होंगे लेकिन रिस्क कम हो जाएगा। अगर एक इंसान को 50 साल में आर्थराइटिस होना है तो हो सकता है उसको 70 साल में हो, अगर एक इंसान को 40 साल में होना है तो हो सकता है उसको 80 में हो। तो आप उसको डिले कर सकते हैं उस प्रोग्रेशन को। और यही चीज़ उन लोगों के साथ भी है जिनको आर्थराइटिस हो चुका है
अगर वो आर्थराइटिस होने के बाद भी इस चीज़ों को अपनाएं कि वेट लॉस करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट करें, तो हो सकता है कि उनका आर्थराइटिस अगर 2 साल में बढ़ना है तो 6 से 7 साल बाद। डॉक्टर साहब, इसकी इनिशियल जो सिम्टम्स हैं, इब्तदाई लामात, ऑब्वियसली हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देना शुरू करना, इंडिकेट करना शुरू कर देती है, वो इनिशियल सिम्टम्स कौन से हैं? आर्थराइटिस के सबसे कॉमन सिम्टम्स पेन है। सबसे पहले पेशेंट कहेगा मेरे जोड़ों के अंदर दर्द होता है जब मैं चलता हूं, जॉइंट पेन होता है। उसके बाद सेकंड है स्वेलिंग, वो कहेगा मेरी टांग सूज जाती है। तीसरा सिम्टम्स है कि उसकी रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब जो टांग को बेंड करता है और सीधा करता है उसमें उसको दर्द होता है। और इसके अलावा नाइट पेन होना, कि रात के टाइम वो नींद में उठेगा दर्द से और टॉयलेट जाने के लिए उसको मुश्किलात होंगी। जैसे ही इस तरह की कंडीशन पेशेंट की, उसको चाहिए कि वो एक स्पेशलिस्ट को दिखाए, जाके अपने आप को रिव्यू करवाए। द बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे है। 90% पेशेंट आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे में पिक कर लेते हैं कि इसको अर्ली स्टेज आर्थराइटिस है, और फिर वो स्पेशलिस्ट उसको ट्रीटमेंट रिजीम में ले जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मुझे आपसे जाननी है इस बारे में, लेकिन हमारे यहाँ जो लोगों का रवैया है वो बड़ा कैजुअल होता है टुवर्ड्स किसी भी बीमारी की। अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आपने बात की कि जॉइंट पेन जो है वो उसका इनिशियल सिम्टम है। हमारे यहाँ जैसे ही हमें जिस समय दर्द होती है, कोई पेन होती है, बुखार होता है, कोई जॉइंट पेन होगी, हमारे यहाँ बड़ा कॉमन बिहेवियर जो कि मैंने ऑब्जर्व किया, आई एम श्योर आपने भी किया होगा इस फील्ड में रहते हुए, कि लोग पैराडोल अक्सर लोगों के बैग में होती है और वो बहुत टाइम तक खुद से क्योर करते रहते हैं, या हकीमों के पास जाते रहते हैं, या इतना तवज्जो नहीं देते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि अगर ये जॉइंट पेन जब इनिशियल सिम्टम मिलता है और तब अगर कोई मर्ज या पेशेंट उसको सीरियसली नहीं लेता है, तो फिर एक्सट्रीम या इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज्यादा बढ़ सकती है और क्या हो सकता है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कॉमन है। अम्मी को भाई ने बोल दिया ये दवाई खा लो, सिस्टर को किसी कज़न ने कह दिया एंटीबायोटिक खा लो, बगैर किसी रिकग्निशन के। जो बाहर मुल्क के अंदर बड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर आप इंग्लैंड जैसी कंट्री, जहाँ मैंने ट्रेनिंग की है, सालों से काम कर रहा हूँ, अगर आप वहाँ फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे एंटीबायोटिक दो, वो कभी नहीं देगा। मुझे मेडिसिन दो, वो कभी नहीं देगा। कहेगा पहले मुझे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ला के दें, और वो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर, क्वैक्स नहीं, हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब पेशेंट खुद सेल्फ मेडिकेट करता है तो वो सिम्टम को मास्क कर देते हैं। अगर एक आर्थराइटिस है जिसको वो पिक करके सही ट्रीट कर सकता था, उसको 2-3 साल डिले इतना कर देता है कि वो जॉइंट इस हद तक खराब हो जाएगा कि पेशेंट व्हील चेयर पे आ जाते हैं। जो अक्सर आपने देखा होगा कि अम्मी अब व्हील चेयर पे आ गई, चल नहीं रही। अब फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आपके पास कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं बचती, मतलब बगैर सर्जरी के ऑप्शन बचता नहीं है। फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम इसको फर्दर एलैबोरेट करेंगे कि जिस तरह जॉइंट रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं, या पार्शियल या टोटल नी रिप्लेसमेंट। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जॉइंट रिप्लेसमेंट अब कितना कॉमन है, इसका सक्सेस रेट क्या है? और आप भी माशाल्लाह, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो अब्रॉड से डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी आप ट्रेनिंग करें, तो पाकिस्तान में एक प्रॉपर इस पर हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी और हर तरह से काम हो रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 साल के अंदर पाकिस्तान में जॉइंट रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी इनफ नहीं है। मैं एक सिंपल आपको स्टैट्स बताता हूं कि इंग्लैंड के अंदर अगर 1 लाख नी रिप्लेसमेंट किए जाते हैं तो पाकिस्तान में शायद 4 या 5 हज़ार होंगे मैक्सिमम। इंग्लैंड की पॉपुलेशन 65 मिलियन है तो पाकिस्तान की 250। उसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी तक उस तरह डेवलप नहीं हुआ। नंबर 2, हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है गवर्नमेंट सेटअप के अंदर जहाँ मरीजों को उस लेवल पे आर्थोप्लास्टी की जाए जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। और नंबर 3, स्किल ट्रांसफर में स्लो हो रहा है काम। अभी हो रहा है लेकिन स्लो है। मतलब अगर इंग्लैंड के अंदर 1000 सर्जन हर साल ट्रेंड होकर निकलते हैं, पाकिस्तान में शायद 30 से 35 यंग सर्जन्स को मौका मिलता है इस तरह की फेलोशिप करने का। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये सिलसिला चलता रहा तो अगले 5, 8, 10 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी एडवांसमेंट और पाकिस्तान के अंदर भी वॉल्यूम ऑफ आर्थोप्लास्टी बढ़ जाएगा। सक्सेस रेट डिपेंड करता है सर्जन के एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर एक सर्जन एक्सपीरियंस सर्जन है, वेल ट्रेंड सर्जन है, उसका सक्सेस रेट 90 से 98% तक होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह का सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पहले एक वक्त था कि लोग हमेशा अपनी सर्जरी के लिए बाहर जाना प्रेफर करते थे, लेकिन अब जितनी इंजरीज होती हैं और जहाँ पर सर्जरी की बात आती है तो हम पाकिस्तान में वो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनका रवैया टुवर्ड्स सर्जरी, अगेन वही बात कि बहुत ही नॉन सीरियस है। रीज़न अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको खुशी होगी सुन के कि अब पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतना स्टैंडर्ड हमने अपने यूनिट के अंदर हाई कर दिया कि हमारे पास पेशेंट आता है, सुबह में हम उसकी सर्जरी करते हैं और वो शाम में वॉक करके घर चला जाता है। जो पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड टेक्निक थी कि 2-2, 3-3 दिन घर रखना,
हमने इसको इस लेवल पे लेके चले गए हैं कि अब हमारे पास हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को देख के हमारे पास बाहर मुल्क से ऑलमोस्ट 20 से 30% पेशेंट्स आते हैं। लाहौर में भी और कराची, 2 जगह जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ वो सर्जरी करके पाकिस्तान से लोग बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, अब बाहर से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, और उनकी सर्जरी होती है और वो सर्जरी करके हमारा रिहैब प्रोग्राम में जाते हैं और उसके बाद वहाँ से वो घर जाते हैं और उनकी रेगुलर फिजियो होती है। और अब हम इंशाल्लाह ताला अगले 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर नी रिप्लेसमेंट के लिए जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको रोबोटिक्स कहते हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इज गोइंग वेरी वेल। रोबोटिक्स किस तरह से काम करते हैं? रोबोटिक्स का प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है। जिस तरह इंसान, मैं अपने हाथ से अगर कोई सर्जरी कर रहा हूं उसके अंदर हल्का सा एरर का चांस ज्यादा है कंपेयरिंग टू रोबोट्स जो कि प्री प्लानिंग के अंदर पहले से उसको पता होता है मैंने कट कितना लेना है, उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज कम होता है, उसके अंदर प्रिसीजन एक्यूरेट होती है और उसके अंदर जब आप इम्प्लांट लगाते हैं नी के ऊपर तो उसका फंक्शन बेटर होता है। इस बेसिस पे रोबोट्स को अब दुनिया के अंदर ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, लोग इतना ज्यादा सर्जरी से घबराते क्यों हैं? कॉन्फिडेंस अपने सिस्टम पे। अगर इंग्लैंड के अंदर आप आएंगे मेरे पास मेरी क्लिनिक में और मैं आपको एक दफा कहूंगा कि आपको इस सर्जरी की जरूरत है, आप मुझ पे डाउट नहीं करेंगे, आप स्ट्रेट अवे कहेंगे यस, इसलिए कि उनको अपने सिस्टम पे बहुत भरोसा है। पाकिस्तान के अंदर सिस्टम पे भरोसा ना होने की वजह से मरीज पहले तो डरता है और नंबर 2 वो अपनी आंखों से देखता है कि 8 से 10 केसेस उसके मोहल्ले में खराब हुए हैं जिसकी वजह से उसके दिल में डर बैठ जाता है और सिस्टम के अंदर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो कहते हैं नहीं ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। इंग्लैंड के अंदर इसके अदर वे अराउंड है। मैं अक्सर टीवी शो पे आके बात बताता हूँ कि जब मैं इंग्लैंड में क्लिनिक करता हूँ और अगर मेरे पास 15 पेशेंट आए हैं और उनमें से मैंने 12 को कहा है आपको सर्जरी की जरूरत है, 12 करवा लेंगे। पाकिस्तान में अगर मैंने 50 पेशेंट्स देखे और उनमें से अगर मैंने 20 को कहा है तो 10 करवाएंगे। ये कॉमन इतना डर है उनके अंदर। और ये मुझ जैसे सर्जन से जो कि एक वेल नोन है अपनी फील्ड के अंदर, पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बाद भी वो डरते हैं। तो आप सोच लें कि कितना हमारे मुल्क के अंदर फेयर है। और फेयर इस वजह से है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। इंग्लैंड के अंदर अगर किसी सर्जन के बारे में देखना है, आप गूगल में जाएंगे, ऑनलाइन उनको कहते हैं नेशनल जॉइंट रजिस्ट्री है NJR, बटन दबाएंगे, नाम डालेंगे, उस सर्जन का 10 साल का रिकॉर्ड निकल आएगा। हमारे तो डॉक्टर साहब इसके हवाले से तो सोशली भी अगर हम लोगों को अवेयर करें, आप समझते हैं कि सोशली अवेयर करना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है? Absolutely, alhamdulillah, 2016 में I opened up the social media page, which was the first one ever, जिसके अंदर शुरू में लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव उन्होंने इस फीलिंग को ली कि यार ये डॉक्टर सोशल मीडिया पे आता है। अल्लाह का शुक्र है, टुडे वी हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑन द सोशल मीडिया, इंस्टा, यूट्यूब, और अब मुझे देखा देखी ऑलमोस्ट तकरीबन शायद 25 से 30 और मेरे कोलीग्स हैं, which I'm really happy they are also following the same path। और सोशल मीडिया का मकसद नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है नॉलेज स्प्रेड करना। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने पेशेंट्स को आप जब नॉलेज देंगे तो दे गेट अवेयर कि यार ये अच्छा काम हो रहा है, हमने इसको इस तरीके से करना है। एंड नाउ द वर्ल्ड इज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मीडिया, यू हैव टू गो थ्रू दैट। डॉक्टर साहब, सर्जरी से पहले कौन सी ऐसे केसेस होती हैं जो कि बहुत खराब अपना केस करके अपनी गलतियों की वजह से लेकर आपके पास आते हैं? मैं चाहूंगी आप जरूर उस पर बताइएगा ताकि जो लोग देख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनमें से किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो गलती रिपीट नहीं करें आपको सुनने के बाद। जी, मेरे पास अक्सर पेशेंट 2 टाइप के आते हैं जिनके केस खराब होते हैं एंड आई डू बिग नंबर्स ऑफ रिविजन सर्जरी। इसको कहते हैं रिविजन सर्जरी। खराब हो गया और उसको मैं ठीक करता हूँ। पहले वो कैटेगरी जिनका टांग का लिगामेंट डैमेज हो जाता है जिसको ACL कहते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनके टांग के बीच में जो लिगामेंट है वो डैमेज हो गया, वो जाके सर्जरी करवाई, उनकी टांग खराब होगी, उनको मैं रिवाइज करता हूं दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह दे गो बैक टू फिटनेस। और सेकंड, जॉइंट रिप्लेसमेंट खराब हो जाना, कि गलत तरीके से जोड़ को डाल देना। अभी रिसेंटली भी लास्ट वीक भी मैंने 2 से 3 पेशेंट्स की उसकी रिवीजन किया जिसके अंदर उनके इम्प्लांट्स को निकाला और दोबारा रिवाइज किया। पेशेंट को यह बताना जरूरी है कि जब भी आप सर्जरी कराने जा रहे हैं, मैं हर वक्त अपने सोशल मीडिया पर भी ये मैसेज देता हूँ, देखिए सर्जरी ना करवाना बेहतर है बनस्बत गलत करवाना। तो आप सर्जरी ना करवाएं लेकिन गलत ना करवाएं। और ठीक सर्जरी कराने के लिए हमारे मुल्क में बेइंतहा रिसोर्सेज हैं। आप सर्जन के बारे में पता करें, आप उसके पेशेंट्स के फीडबैक रिव्यूज देखें, आप पेशेंट्स उनके बारे में पूछें, आप रिजल्ट्स देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि इज दिस द राइट सर्जन फॉर मी, क्या उसकी क्वालिफिकेशन राइट है, क्या उसके पेशेंट के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तब मैं जाऊंगा। बिल्कुल वैसे जिस तरह आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप उनके रिव्यूज देखते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं उसके रिव्यूज देखते हैं, आप किसी होटल में बुकिंग कराते हैं तो आप उसके बारे में देखते हैं कि कितने अच्छे उसको रिव्यूज मिले। अगर वो सर्जन वाकई ही अच्छा है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं, उसके आउटकम्स अच्छे हैं, डेफिनेटली यू शुड गो एंड हैव सर्जरी। डॉक्टर साहब, सर्जरी की हम बात करें तो सर्जरी के बाद किस तरह की केयर करनी होती है पेशेंट को? हमारे पास तो एक पूरा रिहैब प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। हमारे पेशेंट की सर्जरी, मेरे पास सबसे लेटेस्ट एडवांस मशीन्स हैं जो उनकी टांगों पे लग जाती हैं 2 घंटे के बाद, जिससे स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद मेरे फिजियो रिहैब टीम उनको अपने साथ ले जाती है रूम्स में, फिजियो डिपार्टमेंट में उनकी फिजियो होती है, फिर हम उनको 2 वीक्स तक रेगुलर बुला के फिजियो करते हैं एंड दे गो होम। इंशाल्लाह ताला वंस आवर हॉस्पिटल इज ओपन व्हिच विल बी इन 2024 वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसके अंदर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का
रिहैब सेंटर बना रहे हैं जिसके अंदर हाइड्रोपूल होगा, फंक्शनल असेसमेंट होगा और उसके अंदर बाहर से मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला हॉस्पिटल, पहला इंशाल्लाह ताला वो एंड बेस्ट विशेस फॉर दैट। डॉक्टर साहब, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अर्ली वार्निंग साइंस हैं वो क्या हैं? आर्थराइटिस के अर्ली वार्निंग साइन पेन, फैटीग, नाइट पेन, डिस्कम्फर्ट, अगर इस तरह के आपके सिम्टम्स है यू मस्ट गो एंड सी द स्पेशलिस्ट, बिकॉज अर्ली पिक करने से आप अपनी मुश्किलात को कम कर लेंगे। डॉक्टर, जिनका ओवरवेट है या जिनका वेट गेन का ज्यादा प्रॉब्लम है उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, आप समझते हैं? रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। इसका कतई मतलब नहीं कि हर ओवरवेट पेशेंट को आर्थराइटिस होगा, लेकिन वो रिस्क ज्यादा कैरी करता है। जिस तरह डायबिटिक पेशेंट के अंदर कार्डियक के रिस्क ज्यादा है, ब्लड प्रेशर के रिस्क ज्यादा है, ओवरवेट पेशेंट में ब्लड प्रेशर के रिस्क ज्यादा है, इसी तरह आर्थराइटिस का रिस्क उनमें बढ़ जाता है। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करेंगे चिक ब्रांड की। चिक अपने मयार और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर एक बैनुल-अक़वामी ब्रांड है। चिक ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यूएसए और यूरोपियन ममालिक में दस्तयाब है और यही वजह है कि चिक पाकिस्तान में भी मौजूद है। जिद्दत और मयार का नाम है सिर्फ और सिर्फ चिक। फुल स्क्रीन डिस्प्ले, स्लिम एंड स्लीक बॉडी, UHD पिक्चर क्वालिटी, DBX साउंड टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड वर्जन के साथ। सवाल अब हम आपसे पूछेंगे कि चिक पाकिस्तान LED की खास टेक्नोलॉजी जो कि इसकी अपीयरेंस को मजीद खूबसूरत और दिलकश बनाती है, इस टेक्नोलॉजी का नाम आपने बताना है। कुछ ऑप्शन हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फुल स्क्रीन डिजिटल टेक्नोलॉजी, एलिगेंट ब्लैक। जवाब देने के लिए आप चिक के ऑफिशियल पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जवाब दे सकते हैं। और जो आपसे इससे पहले सवाल पूछा गया था उसका जवाब भी आप लोग सुन लें, तो सही जवाब है बोर्सिया डॉर्टमंड। अब बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे और अपने सेगमेंट की जानिब आपको लिए चलती हूँ। और जनाब, बात करेंगे माँ और बच्चे का जो ताल्लुक है वो एक बहुत ही मजबूत ताल्लुक होता है दुनिया में बच्चे की पैदाइश के आने के बाद ही, और ये ताल्लुक और भी स्ट्रॉन्ग होता है जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो बच्चे की पहली ग़िज़ा माँ का दूध ही होती है। इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी अवेयरनेस के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। आलमी दायरा वर्ल्ड लाइन्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन और यूनिसेफ के इश्तराक से हर साल दुनिया भर में जो अगस्त का पहला हफ्ता है वो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाया जाता है, ताकि माँ के दूध की अफादियत से मुतल्लिक मालूमात आम की जा सके। और ग़िज़ाई एतबार से जो माँ का दूध है वो एक बेहतरीन टॉनिक है बच्चे के लिए। इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल है जो बच्चे की बेहतरीन नशोनुमा और सेहत के लिए अज़हद ज़रूरी है। माँ का दूध बच्चे के जिस्म से तमाम तर वो एक टॉनिक भी होता है और जरासीम से पाक होता है, बेहतरीन और भरपूर ग़िज़ा होता है। इसी हवाले से बात करेंगे माहिर ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा नासिर से। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नियो पाकिस्तान। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि बच्चे की पहली ग़िज़ा माँ का दूध है, इससे तो किसी को भी इनकार नहीं है, ना ही इसकी अफादियत से। कितना अहम और कितना ज़रूरी है बेबी के लिए माँ का दूध? बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करती क्योंकि या वो वर्किंग लेडीज होती है या किसी और वजह से वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती। मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो सिर्फ बच्चे को ही नहीं बल्कि माँ को भी फायदा देता है। जो बच्चा है उसकी एंटीबॉडीज को डेवलप करने में माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसकी कुव्वत मुदाफ़त को बिल्डअप करने के लिए भी माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ का दूध बच्चे को जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जिन बच्चों को बेवजह डायरिया रहता है या जिन बच्चों को बेवजह कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का मसला रहता है, उनके लिए माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आप बच्चे को पहले 6 माह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड से मुराद ये है कि जैसे कई दफा ये होता है कि बच्चे जो बच्चा है उसको आप माँ का दूध भी दे रहे हैं और बॉटल फूड भी दे रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से मुराद है कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। अगर आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, उसको डायरिया और कब्ज के चांसेस बहुत कम होंगे। और इसी तरह एक चीज होती है SIDs यानी बगैर वजह के, बगैर किसी वजह जाने बच्चों की जो डेथ हो जाती है, जो पुराने जमाने में रेट बहुत हाई था, अब काफी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी सिंध में ये मसला देखा जाता है। तो SIDs से बचाने के लिए भी माँ का दूध जो है वो बहुत
इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर आयशा, चूंकि अगस्त का पहला हफ्ता माँ के या दूध बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है ताकि उस हवाले से लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंच सके। माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो ना सिर्फ बच्चे के लिए मुकम्मल ग़िज़ा होती है बल्कि वो उसके लिए वैक्सीनेशन भी होती है। इस हवाले से बताइएगा, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। माँ के दूध के अंदर जो DHA मौजूद है वो बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करता है, उनको एलर्जी से बचाता है। जो डिफरेंट तरह की एलर्जी, स्पेशली कान का इन्फेक्शन या गले का कोई इन्फेक्शन जो बच्चों को अक्सर हो जाता है, माँ का दूध उसके लिए बहुत अच्छा है। माँ का दूध कुव्वत मुदाफ़त भी बिल्ड करता है, बच्चों को डिफरेंट एलर्जीज और इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। जब आपका हाजमे का निज़ाम बेहतर है तो ज़ाहिर आपकी पूरी की पूरी सेहत बेहतर रहेगी। अगर बच्चे को डायरिया हुआ है या उसको कब्ज़ का मसला है तो कब्ज़ को तो हम कहते हैं तमाम बीमारियों की जड़ है, और अगर डायरिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसको वीकनेस हो जाएगी। अगर आप बच्चों को इन तमाम बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो माँ का दूध। डॉक्टर आयशा, किसी वजह से अगर माँ बच्चों को अपना दूध नहीं पिला सकती है, अगर शी इज़ अ वर्किंग मदर, बाहर जाना पड़ता है या किसी और वजह की बिना पर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो डब्बे के दूध मुख्तलिफ ब्रांड्स के मार्केट में अवेलेबल है। मैं उनकी अफादियत या उसके हवाले से जरूर बात करना चाहूंगी। पहले 6 माह तो जितना हो सके माँ के दूध पे रखें। हाँ, अगर कोई मसला आ रहा है, जैसे कई दफा मदर्स को फीड ही नहीं आ रहा होता, तो उस केस में ज़ाहिर है बॉटल फीड और माँ का दूध दोनों दिया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई मसला नहीं है, मदर फीड करा सकती है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई और चीज़ ना दी जाए। जो शुरू के अयाम में, बच्चे के पैदा होने के शुरू के कुछ अयाम में दूध आता है वो येलोइश कलर का होता है, उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। वो बच्चे की डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वहाँ से लेकर 6 मंथ्स, पहले 6 माह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। जहाँ तक बात है डब्बे के दूध की, डब्बे का दूध उन लोगों के लिए है जहाँ कहीं मदर फीड में मसला आ रहा है, माँ फीड नहीं करा सकती, या जैसा कि आजकल के दौर में हर कोई वर्किंग लेडी है, ऑफिस जाना है या कोई इस तरह का मसला है, तो फिर उस केस में डब्बे का दूध जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। डब्बे का दूध बहुत अच्छा है, लेकिन वो डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए डाइजेस्टिव इश्यूज कर सकता है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन जो है वो बच्चे को देखी गई है। डॉक्टर आयशा, माँ का दूध ना सिर्फ बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है बल्कि माँ की खुद की अपनी सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ख़वातीन में ओवरीज का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, बाकायदा तौर पर रिसर्चर्स ये चीज़ प्रूव करती हैं कि अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाओगे तो ओवरीज का कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। फिर जो हम ख़वातीन कहते हैं वजन कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस नहीं हो रहा, अगर बच्चे को दूध पिलाया जाए तो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस बड़ी आसानी से होता है। आपकी कैलोरीज बर्न होती है। वो जो हम क्या करते हैं, बच्चे को दूध तो नहीं पिलाते लेकिन जिम जाके खुद को थकाते रहते हैं। उससे बेहतर है कि आप बच्चे को दूध पिलाएंगे, आपका नेचुरली आपकी कैलोरीज को बर्न करेगा। फिर जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स का ऐसा एक साइकिल चलता है जिसकी वजह से नेचुरली आप कंसीव नहीं करते। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा नासिर, आप हमारे साथ मौजूद थी और इतने अहम टॉपिक पर स्पेशली फैमिलीज, माओं के लिए, बच्चों के लिए आप अवेयरनेस भी बता रही थी और बहुत जरूरी था इस पर बात करना भी। प्रोग्राम में वक्त हुआ है, प्रोग्राम का बल्कि वक्त अब खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना बहुत सारा तब तक ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज। Pakistan, Pakistan.